कहानी की शुरुआत में हमें 2070 का समय दिखाया जाता है। अब पृथ्वी पहले जैसी नहीं रही। जो कुछ भी बचा हुआ था वो सब बंजर और वीरान हो चुका है। दुनिया में सिर्फ 36 इंसान ही बचे हैं। इन्हीं में से हमारी कहानी की मेन लीड जूली भी है, जो अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए सप्लाई लेने बाहर निकली है। रास्ते में हमें जो भी दिखता है सब तबाह है। कई जगह उसे ऐसे लोगों के कंकाल भी दिखाई देते हैं जो शायद अपने बच्चों को लेकर मर गए, क्योंकि उन्हें खाने को कुछ मिला ही नहीं। खैर, ये सब जूली के लिए रोज की बात है, इसलिए वह इन्हें इग्नोर करते हुए अपने काम में लग जाती है। काफी देर खोजबीन के बाद भी उसे कुछ ऐसा खाने को नहीं मिलता जो उसकी और उसकी कम्युनिटी की भूख मिटा सके। लेकिन उसे कुछ ऐसा दिखता है जो काफी डरावना था। जिस कैश स्टेशन पर वो खाने की तलाश में गई थी, उसकी सीलिंग में कुछ छुपा हुआ था। वो अजीब सा गुर्रा रहा था, लेकिन बाहर नहीं आया, क्योंकि वो जो भी था वह सिर्फ रात की अंधेरे में बाहर निकलता है जब सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है। इसलिए जूली वहां से निकल जाती है। अब वापस लौटते समय उसे रास्ते में एक करवैन दिखाई देती है। बाहर एक घायल आदमी पड़ा होता है जिसे किसी अज्ञात चीज ने चोट पहुंचाई होती है, लेकिन उसने उस चीज को किसी तरह करवैन के अंदर बंद कर दिया है। वह आदमी जूली से कहता है कि मुझे गोली मार दो, लेकिन जूली अपनी एक गोली किसी पहले से ही मरते हुए आदमी पर बर्बाद नहीं करना चाहती। इसलिए वह अंदर जाती है जहां उसे राशन मिलता है, लेकिन उसे लेने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आखिरकार वह उस अज्ञात चीज को खत्म कर देती है और जो सप्लाई मिलती है उसे लेकर बाहर आ जाती है। तब तक वह आदमी भी मर चुका होता है और अब अंधेरा होने वाला है, यानी उसे जल्दी करनी होगी, वरना बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। अब वह अपनी गाड़ी चलाते हुए अपने और जैक की तस्वीर को देखती रहती है। जैक उसका पति था, जिसे वो आज भी मिस करती है। हवा के झोंके से वह फोटो उड़ जाती है और इसी चक्कर में उसकी कार अपना नियंत्रण खो देती है और सड़क से फिसलकर गड्ढे में पलट जाती है। यहीं से कहानी हमें जूली के अतीत में ले जाती है, उस समय में जब जूली पहली बार जैक से मिली थी। जूली को बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए वह बिना बताए एक आर्ट गैलरी में घुस जाती है, सिर्फ फ्री का खाना खाने के लिए। लेकिन जैक उसे देख लेता है और समझ जाता है कि वह सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है, क्योंकि उसे पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता और असल में जैक ही इस गैलरी का मालिक है। वह उससे सवाल पूछता है, जैसे कि क्या तुम जानती हो कि ये पेंटिंग डॉक्टर वॉगनर ने बनाई है? तो जूली जवाब देती है, पर मैं तो वेजिटेरियन हूँ। यहीं जैक को पूरा भरोसा हो जाता है कि यह वही लड़की है जिसकी वह तलाश कर रहा है, एकदम उसके अपोजिट। इसलिए वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। अब जूली को समझ आ जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, इसलिए वह बहाने बनाते हुए कहती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए वह वहां आई थी ताकि बारिश से बच सके। इसके बाद जैक उसे और पेंटिंग्स दिखाते हुए कहता है कि ये कितनी खूबसूरत है, पर जूली को तो वह किसी मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। लेकिन जैक का कहना था, गौर से देखो, इसके अंदर खूबसूरती है। क्या आपको इस पेंटिंग में कोई खूबसूरती नजर आती है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद जैक उसे अपने साथ घर चलने के लिए मना लेता है। लेकिन जब जूली जैक का घर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जितना बड़ा उसका बाथरूम था उतना बड़ा तो उसका पूरा अपार्टमेंट भी नहीं था। अब जैक उससे थोड़ा ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है, बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन जूली को ये सब हजम नहीं होता और वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। ये बात जैक को बिल्कुल समझ नहीं आती कि उसने ऐसा क्यों किया। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक कैफे में जैक को जूली फिर से दिखाई देती है। वह एक बूढ़े आदमी के साथ बैठी होती है। जैक उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि जूली ये सब पैसों के लिए कर रही है, क्योंकि उसे नशे की लत है। इसके बावजूद भी जैक उसका साथ नहीं छोड़ता, बल्कि जैसे तैसे करके उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारे नशेड़ी लोग खड़े मिलते हैं। जूली जब जैक को वहां देखती है तो हैरान रह जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जैक फिर भी उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि वह उसके लिए अच्छा काम ढूंढ देगा ताकि उसे ये सब नहीं करना पड़े। लेकिन जूली को उसकी ये अच्छाई फिर से हजम नहीं होती और वह उसे गाली देकर बेइज्जत करके वहां से भगा देती है। बेचारा जैक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाकर अपने $1,000,000 वाले पेंट हाउस में वापस आ जाता है। लेकिन जिंदगी में जिससे मिलना होता है उससे कोई भी दूर नहीं जा पाता। जिसे आना होता है वह खुद चलकर आता है। और यहीं जूली भी आखिरकार आ ही जाती है, लेकिन बहुत खराब हालत में। उसे उन्हीं नशेड़ियों ने बहुत मारा था, क्योंकि वह उस दिन उन्हें पैसे नहीं दे पाई थी।
अब जैक उसकी देखभाल करता है, मरहम पट्टी करता है, आसान भाषा में कहें तो उसका हर तरीके से ख्याल रखता है। लेकिन अगले ही दिन जूली फिर से नशे के लिए तड़पने लगती है। वह घर में रखी चीज़ें तोड़ फोड़ने लगती है। जैक उसे रोकता है क्योंकि ये सब उसके लिए ठीक नहीं था। इसके बाद जैक उसके लिए शहर के बाहर एक बड़ा सा घर खरीद लेता है ताकि वह वहाँ सुकून से रह सके। अब आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि जैक उससे कितना प्यार करता है, लेकिन जूली की तरफ से ऐसा कुछ नहीं, या फिर वह उसे एक्सप्रेस करना नहीं जानती। कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ महीने तक दोनों साथ रहते हैं। फिर एक दिन जूली बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह बात दोनों को बहुत खुश कर देती है क्योंकि यह उनके लिए एक नया चैप्टर था, खासकर जूली के लिए, क्योंकि अब वह पहले से बहुत बदल चुकी थी। लेकिन जिस दिन जूली बच्चे को जन्म देने वाली होती है, बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। इस बात में गलती पूरी तरह जूली की ही थी क्योंकि उसकी नशे की वजह से बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ा था। इस घटना के बाद जूली फिर से अपने पुराने रास्तों पर लौट आती है, वहीं जहां वह रोज नशे में डूबी रहती थी और जैक से लड़ती थी। जैक अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। एक दिन वह कार सड़क पर ही छोड़कर मेट्रो से घर चला गया। वहीं दूसरी तरफ जूली भी घर से बाहर निकल जाती है। फिर भी जैक बार बार उसे फोन करता रहता है, लेकिन जूली उसका कॉल नहीं उठाती। इसी बीच जूली की नज़र टीवी पर पड़ती है जहां खबर चल रही होती है कि अभी अभी एक मेट्रो में केमिकल एक्सप्लोजन हुआ है जिसमें 44 लोग मारे गए हैं। ये देखते ही जूली के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत फ़ोन उठाती है, लेकिन कॉल जैक का नहीं, किसी अनजान इंसान का होता है जो ये बताने के लिए कॉल कर रहा है कि जैक भी उसी हादसे में घायल हुआ है, इसलिए वह तुरंत अस्पताल पहुंच जाए। जूली तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल जाती है जहां वह जैक को वेंटिलेटर पर देखती है। डॉक्टर बताते हैं कि जैक ना सुन पा रहा है और ना ही बोल पा रहा है, लेकिन वह जिंदा है। और यही बात जूली के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। वह लिखकर उसे सॉरी दिखाती है, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अगले दिन जब जूली हॉस्पिटल पहुंचती है तो जैक वहां नहीं होता। उसकी मौत हो चुकी होती है और केमिकल एक्सप्लोजन के कारण हॉस्पिटल ने उसकी बॉडी को तुरंत डिकम्पोज कर दिया था। यानी जूली को उसे आखिरी बार देखने का मौका भी नसीब नहीं हुआ। 2 दिन पहले सब कुछ ठीक था और आज सब कुछ खत्म हो गया। जैक की मौत से जूली पूरी तरह टूट जाती है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। कार क्रैश के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता लगता है कि उसकी टांग टूट चुकी है और अब रात भी हो चुकी है, यानी मुश्किलें दोगुनी। पहला काम था अपनी फंसी हुई टांग को डैशबोर्ड से निकालना। वह पूरी कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। फिर वह बाहर पड़ी बंदूक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। अब वह अपने पैर पर फोकस करती है क्योंकि जब तक उसकी टांग फ्री नहीं होगी वह हिल भी नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से वह अपनी टांग को सीधा करती है, उस पर शराब डालती है और फिर हड्डी को अंदर ठोक देती है। जी हाँ, उसने ऐसा ही किया। सुनने में जितना आसान, देखने में उतना ही दर्दनाक। जूली की जगह कोई और होता तो शायद यह हिम्मत कभी नहीं कर पाता। अब अगला काम था अपने बेस से संपर्क करना। लेकिन जैसा कि जूली की जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, यहाँ भी नहीं था। उसके शोर से वहाँ कुछ अजीब सा अज्ञात क्रिएचर आ जाता है। हम उसके पैर देखते हैं जो हूबहू इंसानों जैसे लगते हैं, लेकिन वह किसी इंसान जैसा नहीं है। लेकिन वह क्रिएचर जूली की तरफ नहीं आया, बल्कि चुपचाप आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी रेडियो से किसी की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुनकर वह क्रिएचर वापस मुड़कर उसी ओर आने लगता है। जूली फटाफट रेडियो को दूर फेंक देती है ताकि उसे लगे कि आवाज़ वहीं से आ रही है, जो कि सच भी था। जब उस क्रिएचर को रेडियो मिलता है तो वह उसे भी उठाकर फेंक देता है। इससे साफ समझ आता है कि उसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है, लेकिन उसके शरीर का ढांचा इंसानों जैसा ही है। केमिकल एक्सप्लोजन के बाद से ही यह सब शुरू हुआ। धीरे धीरे इंसान इन जैसे बनने लगे, या कहें कि इंसान ही ऐसे क्रिएचर में बदल गए और दुनिया का ये हाल हो गया। अब जूली बाहर लाइट फेंककर रेडियो को वापस कार में ले आती है और किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर अभी भी उसके आसपास ही घूम रहा होता है। इसीलिए जूली सतर्क हो जाती है और बाहर से उठाई हुई बंदूक को पकड़ लेती है, लेकिन वह सामने से नहीं, पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। सही समय पर जूली कार को ऑन करती है और तेज रेस दे देती है, जिससे वह क्रिएचर शोर से डरकर भाग जाता है। यानी इन्हें तेज आवाज पसंद नहीं है। फिर जूली रेडियो पर दोबारा कनेक्ट करने लगती है, लेकिन इतने में वह क्रिएचर फिर से लौट आता है और इस बार तो कार के अंदर ही घुस आता है। जूली सही मौके पर उसे शूट करती है और वह भाग जाता है। अब जाकर थोड़ी देर की राहत मिलती है। इसी बीच रेडियो पर फिर से आवाज आती है। जूली बताती है कि वह यहाँ फंसी हुई है और उसके पास एक क्रिएचर भी है।
जवाब में उन्हें बताया जाता है कि उसकी कार में एक लोकेटर है, उसे ऑन कर दो। उसके बाद वे चॉपर लेकर उसकी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन क्रिएचर अभी भी कार के आसपास घूम रहा था, जिससे वह बहुत मुश्किल से बची हुई थी। जूली लोकेटर ऑन कर देती है। अब उसके साथी उसे बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तभी वह देखती है कि क्रिएचर कार के फ्रंट ग्लास को हटाकर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जूली सही समय पर हेडलाइट ऑन कर देती है और वह रोशनी से भाग जाता है। जैसा कि आपको पता है, इन्हें रोशनी से नफरत है। कुछ देर बाद जूली अपने साथियों से पूछती है कि उन्हें यहाँ आने में कितना समय लगेगा। जवाब आता है, वे नहीं आ सकते क्योंकि जूली जिस एरिया में है वह बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्हें सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर वे उसे निकालेंगे। जबकि यहाँ तो हर सेकंड काटना मुश्किल हो रहा है, फिर सुबह तक वह कैसे जिंदा रहे कोई नहीं जानता। ये सुनते ही जूली बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि जिन लोगों के लिए वह इतनी दूर सप्लाई लेने आई थी वही अब उसकी मदद के लिए नहीं आ रहे। वह पूरी तरह होपलेस होकर बैठे रहती है। तभी वहां से एक कार गुजरती है। उसकी आवाज सुनकर जूली तुरंत हॉर्न बजाती है, लेकिन वो लोग मदद करने वाले नहीं थे, बल्कि लुटेरे थे। उन्होंने जूली को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने की कोशिश की। तभी अचानक वही क्रिएचर वहां आ गया। उसने उन लुटेरों में से एक की गर्दन तोड़ दी। बाकी सब उसे देखकर डर गए और भाग निकले। एक तरह से उस क्रिएचर ने जूली की जान बचाई, लेकिन अब जूली को उसी क्रिएचर से डर लगने लगा, क्योंकि अब उसकी अपनी जान खतरे में थी। इसलिए इस बार उसने लड़ने का फैसला किया। वह गैस कैन लेकर बाहर आती है, उसे एक जगह रखकर क्रिएचर का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वह आता है, जूली उस पर गोली चलाती है, पर वो बच निकलता है। जूली अब ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकती थी। उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं और शरीर भी जवाब दे रहा था। अच्छा, बस इतना था कि थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी और रोशनी में ये क्रिएचर नहीं आ पाते। लेकिन फिर भी वह क्रिएचर मरा नहीं था, वो अभी भी वहीं था, जूली के आसपास। लेकिन यहाँ एक अजीब चीज होती है, वो उसे मारने नहीं आता, बल्कि वह उसके करीब आता है, उसे हल्का हल्का छूता है, जैसे बहुत समय से उसे मिस करता हो, जैसे उसकी बहुत पुरानी यादें उससे जुड़ी हों। और हाँ, आपने सही सोचा, वह क्रिएचर कोई और नहीं, जैक ही है। उस केमिकल एक्सप्लोजन के बाद जैक क्रिएचर में तब्दील हो गया था, लेकिन उसका दिल अब भी सिर्फ जूली के लिए धड़क रहा था। जूली भी यह बात तुरंत समझ जाती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन रात में चली गोली के कारण जैक अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, और इस बात का अफसोस अब जूली को हो रहा था। दरअसल पूरी रात जैक जूली की रक्षा करता रहा। वह बार बार उसके पास आया ताकि उसे बता सके कि वह कौन है, लेकिन जूली ने उसे एक क्रिएचर समझकर उससे डरती रही और उसे मारने की कोशिश करती रही। लेकिन अब देर से ही सही, जूली सब कुछ समझ चुकी थी। वह आखिरकार जैक से अपने प्यार का इजहार करती है, और इस बार उसने उसे फिर अकेला नहीं छोड़ा। जैक के मरने से पहले ही उसने जैक के साथ खुद को भी गोली मार ली, ताकि दोनों की कहानी वहीं एक साथ खत्म हो जाए। ये एक अजीब लेकिन बेहद अलग किस्म की लव स्टोरी थी। और हाँ, याद है वो पेंटिंग जिसमें जूली को मॉन्स्टर दिखाई देता था और जैक को खूबसूरती? यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। जूली पूरे समय जैक के प्यार को समझ नहीं पाई, ना पहली जिंदगी में और ना इस दुनिया में, लेकिन अंत में उसे अपना प्यार मिल ही गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।